प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में जो कुंडली विश्लेषण का है, सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा कि जब जन्म कुंडली के लग्न में ही किसी भी तरीके से किसी विषम संख्या की राशि का निर्माण हो जाए, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इसको समझना होगा कि जन्म कुंडली का लग्न 5 नंबर का बना है। तो किसी भी जातक की कुंडली, जिसकी कुंडली का लग्न विषम संख्या से शुरू होता हो या कुंडली विषम संख्या से शुरू होती हो, यहां से कुंडली विषम संख्या से शुरू हुई है, उस व्यक्ति का पराक्रम बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है, पहली बात। दूसरा, जिस किसी भी जातक की कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि का निर्माण होता है, वो जातक मेहनत के बल पर सब कुछ अर्जित करने वाला भी होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक स्त्री के शरीर में पुरुष के सदृश अगर पराक्रम दिख रहा है, साहस दिख रही है, तो ये बहुत सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ममत्व का जहां पे सर्वस्व बना रहता है, जहां पे सिर्फ ममता ही होती है ना, और वहां पे अगर पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश है उस शरीर में, बुद्धि में, चित्त में, तो इसे सोने पर सुहागा वाली बात कह सकते हैं। यह बहुत ही ऊंचे दर्जे की अच्छी बात होगी। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में, अब जैसे मान लीजिए अगर कोई पुरुष है और अगर पुरुष की कुंडली में ही विषम संख्या की राशि लग्न में बन जाए, तो ये व्यक्ति को अति पराक्रमी बना देगा। लेकिन अगर किसी स्त्री की कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि बन जाए, तो वो जातिका भी अति बलवान, पराक्रमी और स्वाभिमानी भी होती है। आपकी कुंडली के लग्न में जो राशि बनी है, आपके स्वभाव और आपके व्यवहार का, आपके चरित्र चिंतन का यहां से विचार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिस कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि बनी होती है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहती है। ऐसे जातक और जातिका जिनकी कुंडली के लग्न में विषम संख्या बन जाती है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते। वो सदैव निरंतरता से आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। भाग्यवादी कम धार्मिक होते हैं, पर भाग्यवादी उतने नहीं होते। सामान्यतया उन पे उनका विश्वास भाग्य में जरूर होता है, पर आलस्य से प्रभावित नहीं होते। तिकड़मी दिमाग के साथ पुरुषों के समकक्ष स्थिति में जाने वाला, या उनके साथ बैलेंस करने वाला, या उनके ही सदृश समाज में नाम और यश अर्जित करने वाला, ऐसा जातक होता है या जातिका होती है। यहां अगर जन्म कुंडली में विषम संख्या बन जाए, तो व्यक्ति के जीवन में छोटे मोटे बदलाव भी देखने को मिलते हैं। छोटा मोटा बदलाव जैसे पर्सनल जो उनका स्वरूप होगा जीवन का, जैसे परिवार जो है वो परिवार से थोड़ा दूर रहे, पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें, कभी कभी वैचारिक मतभेद भी प्रकट होते हैं, आयु लंबी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ किसी भी तरीके से कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहता है, और ना वो करता है। ये इतनी सारी बात अगर जन्म कुंडली के लग्न में ये बात हो जाए तो। अब आइए इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि जल तत्व की राशि, और ये महीना जब सूर्य कर्क राशि में होते हैं, इसे श्रावण माह कहते हैं, क्योंकि जल उसी समय बरसात के मौसम में जल तत्व की राशि में सूर्य होते हैं। अग्नि तत्व की राशि में होते हैं मई जून में, मेष राशि में, सिंह राशि में, ऐसे जो स्थितियां होती हैं कुंडली में, तो वो गर्मी के मौसम में होते हैं। तो यहाँ सूर्य कर्क राशि में है, इस वजह से ये जल तत्व की राशि है। तो जल तत्व की राशि में सूर्य जाएंगे तो जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो वायुमंडल है, जो जलवायु है, वो गर्मी का है। तो यहाँ पे श्रावण माह, अब सामान्य बात है कि जब श्रावण माह है तो उस समय वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु है तो दक्षिणायन है। इसका अर्थ है कि दक्षिणायन में सूर्य कर्क राशि में होते हैं। विचार करिए, तो कर्क राशि, दक्षिणायन, दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु का बल बढ़ता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ता है। पापक ग्रहों के बल के बढ़ जाने से अब आपको अपने आप को सिद्ध करना होगा समाज की दृष्टि में।
आप घर से दूर रहेंगे। आप छुट्टियों में रिश्तेदारों से ही नहीं अपितु पति पत्नी एक दूसरे से भी छुट्टी में ही मिलते हैं। मौका ढूंढना पड़ता है और समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अपने पराक्रम के बल पे समाज में एक अच्छी दिव्य आभा क्रिएट करने वाला भी होता है। जन्म हुआ वर्षा ऋतु, जहां दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बने हैं। और विचार करिए, सूर्य और चंद्रमा एक साथ ही विराजमान हैं। तो सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ विराजमान होते हैं तो ऐसे इसे कृष्ण पक्ष की अमावस्या की बात होती है। मतलब अमावस्या को, कृष्ण पक्ष की अमावस्या की स्थिति जो बनेगी वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को एक जैसा नहीं रहने देगी। वहां पे बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां नियत बुद्धि एक जैसी नहीं है, वो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत बार बदल रही है। राजनीति को लेकर के, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, धर्म को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, चिंतन को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, वैज्ञानिकता को लेकर के, है ना, ये सारी इन सारी सभी विषयों पे व्यक्ति का जो ज्ञान बल है वो बार बार बदल रहा है। कोई जरूर नहीं को एक व्यक्ति के बारे में एक ही जैसा विचार करके बैठा। उसके बारे में अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो कुछ उसके बारे में विचार बदल भी गए, है ना। उसके बाद कृष्ण अमावस्या, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। अभी मैंने अपने इसी चैनल पे 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि नक्षत्रों में सबसे बलवान पुष्य नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग कभी बीमार बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं होते। इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, इनकी दिनचर्या अच्छी होती है, इनका लालन पालन अच्छा होता है, इनकी शिक्षा अच्छी होती है, रिसर्च बहुत बढ़िया होता है, ऑथेंटिक विचारों से युक्त होते हैं। मतलब विश्वसनीयता बड़ी अद्भुत होती है। तो पुष्य नक्षत्र, वैसे लोग जो पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं उन्हें भगवान ब्रह्मदेव की पूजा करनी चाहिए या भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुशा के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ नवग्रह कवच भी धारण किया जा सकता है। सूर्य को अर्घ निश्चित रूप से देना चाहिए। जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करनी चाहिए। ये सबसे बलवान नक्षत्र है। इसके बलवान होने से कहने का अर्थ है कि अगर आपको एक अच्छा बलवान नक्षत्र मिल गया, अब यहीं पे एक ज्योतिष का सिद्धांत आपको बता देता हूँ। पुष्य नक्षत्र के अधिपति जो हैं वो शनि, मतलब इसके जो अधिपति देवता है, वैसे तो ये भगवान विष्णु और ब्रह्मा से संबंधित होता है, पर सामान्यतः ये जो नक्षत्र है ये शनि का है और शनि इस कुंडली में उच्च के विराजमान है। और विचार करिए, सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव मारक होते हैं। मारक होकर के उच्च के हो गए तो एक तरफ ये कुंडली की कमजोरी हो गई। लेकिन एक अच्छी बात ये भी रहेगी कि इस कुंडली में नक्षत्र के स्वामी जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं। और विचार करिए तो गुरु से वो दृष्ट भी हैं। तो चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो गए और वो भी उच्च की राशि से गुरु उनको देख रहे हैं। नक्षत्र के स्वामी जन्म कुंडली में बलवान होकर के भी बैठे हुए हैं। तो ये जो दोनों जो स्थिति बनी हुई है वो कुंडली को अच्छाई की तरफ लेके जाती है। कुंडली को बहुत ज्यादा अच्छा डीप प्रोग्रेस करने वाला बना देती है। बहुत बढ़िया, है ना। सिद्धि योग में जन्मे हैं तो जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अधूरेपन से व्यक्ति दूर होता है, अधूरा कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य और आर्थिक स्थिति सदैव अच्छी रहती है। शुचिता का पालन व्यक्ति करता है, सफाई पर विशेष ध्यान रखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, सलीके से जीवन जीता है और व्यवस्थाओं में विश्वास भी करता है। तो ये सारी बातें जन्म कुंडली में पंचांग से देखने को मिल गई। अब मैं आपका ध्यान कुंडली में ग्रहों के अंश पर लेकर आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की, जो सिंह लग्न की कुंडली के लिए स्वतः लग्नेश भी होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए अच्छे ग्रह या अर्थात लग्नेश के मित्र होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो वो अच्छे ग्रह हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं मंगल, जो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और गुरु होते हैं पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी। मंगल होते हैं नवम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी। सिंह लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कभी कभी पापी परिणाम भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक भाव अष्टम भाव भी मिला हुआ है। लेकिन मंगल देव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण, यहां सूर्य से वो कहते हैं कि मेरी प्रकृति आप जैसे ही मिलती है। आप भी अग्नि तत्व के हैं, मैं भी अग्नि तत्व का हूं। और देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि सूर्य नारायण आप भगवान राम हो गए और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के मंत्री हो गए। तो मैं तो शुद्धता का वैसे ही वर्धन करने वाला हूं, तो मैं वायु तत्व का हूं, आकाश तत्व का। तो प्रभाव यहाँ पे अग्नि, आकाश और वायु, ये तीनों जो तत्व होते हैं वो मिल जाते हैं। इस वजह से ही सिंह लग्न की कुंडली के लिए तत्वतः मंगल, सूर्य
और तत्व के आधार पर देवगुरु बृहस्पति जो आकाश तत्व के सूचक होते हैं, ये सब एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। इसी वजह से सूर्यदेव जब सिंह लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश होंगे तो वो केंद्र और त्रिकोण अपने मित्रों को ही देते हैं, और अच्छा या बुरा भाव इसी आधार पर तय होता है कि लग्नेश कौन है। एक ग्रह को अच्छा भाव मिला तो वो लग्नेश का मित्र हो गया, एक ग्रह को बुरा भाव मिला अर्थात वो लग्नेश का शत्रु है। अब सामान्य बात है कि मैं अगर एक अच्छे पद पे जाऊंगा तो मैं अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही किसी सिंहासन पे बिठाऊंगा, है ना। तो वैसे ही जब कुंडली का मालिक सूर्य होगा तो अपने दो निकटतम मित्रों को, जो देवगुरु बृहस्पति और मंगल हैं, अच्छा अच्छा भाव देंगे। बाकी उनके शत्रु होते हैं, जबकि होते पुत्र ही हो। शनिदेव सूर्य के तो पुत्र ही हैं, पर फिर भी उनको मार्केश बना देते हैं, नहीं तुमको मैं अच्छा भाव नहीं दूंगा, क्योंकि ये कुंडली मेरी है, ये कुंडली, इस कुंडली का अधिपति मैं हूं, तो मैं अपने जातक को तुम्हें अच्छा भाव नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे शत्रु हो, तुम मुझसे शत्रुता का भाव रखते हो, है ना। तो मैं तुम्हें उसके लिए एक अच्छे भाव का स्वामी न बना करके नेष्ट भाव का स्वामी बना दूंगा। तो नेष्ट भाव होता है जन्म कुंडली का छठा भाव, और सातवां भाव तुम्हारे लिए मैं मारक बना दूंगा। तुम वहां पे, तुम्हें जो सिंह लग्न की कुंडली में क्या होता है, सप्तम भाव मारक हो जाता है, तो मैं तुम्हें मारकेश, तुम्हें मारक घर दे दूंगा, ऐसा। या इसको आप ऐसे अपने हिसाब से जैसे भी समझना है समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, बुध कौन होते हैं इस कुंडली के एकादशवें भाव के साथ साथ धन भाव के स्वामी, जो सामान्यतया मैत्री होती है सूर्य और बुध की, और दरअसल दोनों आमने सामने तो नहीं पर एक दूसरे के निकट ही बैठे हैं। तो लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना, लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना, और दूसरा शुक्र भी धन लग्न में बैठे हैं तो लग्न में दशम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना। ऐसे जातक जिनकी कुंडली के दशम स्थान के स्वामी लग्न में बैठे हों, वो व्यक्ति अपने माता और पिता से ज्यादा धन और यश प्राप्त करता है। तो यहां पे ये बात है। और व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा क्यों है? क्योंकि लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी लग्न में है, क्योंकि लग्न होता है व्यक्तित्व, और लग्न में ही लाभेश बैठ गए, महत्वाकांक्षी भाव के स्वामी लग्न में ही धनेश बैठ गए। तो यहाँ पे व्यक्ति का जो चरित्र चिंतन है, जो उसका जो विचार है, वो धन के लिए काम करने वाला है। और दूसरा, दशम स्थान के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति कामकाजी होता है, वो बेरोजगार नहीं रहना चाहता है। और दूसरा, पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र होकर लग्न में बैठे हैं, तो ऐसे ही वो किसी के ऊपर आश्रित होकर के धन नहीं कमाएगा, वो पराक्रम करके, क्योंकि उसकी नियत बुद्धि में ही पराक्रम है, वो बुद्धिमान है और इसी वजह से शायद पराक्रमी है। क्योंकि पराक्रमेश अगर लग्न से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को मेहनत करनी होती है या वो स्वतः मेहनती हो जाता है, दोनों ही बातें हैं। और धनवान भी इसलिए होता है क्योंकि धन निश्चित रूप से धनेश और पराक्रमेश का संबंध लग्न से हो रहा है, धन और पराक्रम का संबंध लग्न से हो रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति पराक्रम भी करेगा और धन भी इकट्ठा करेगा। तो ये कुंडली की ऐसी एक बात बन रही है। एकादशवें भाव में राहु व्यक्ति को तीव्र महत्वाकांक्षी बना देते हैं, और शनि के ऊपर उनकी दृष्टि है, मंगल का भी प्रभाव है। तो विचार करिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे जब कभी भी शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति अखंड बहुत कठिन मेहनत से गुजरने वाला और कठिन मेहनत करने वाला भी, कभी भी किसी भी चीज पे ना नहीं कहने वाला होता है, तो सबके लिए हाँ कहेगा। मतलब मदद करने में भी आगे है, वो तो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं होता है। वो सभी क्षेत्र में जानकारी रखने वाला, प्रैक्टिकल बात करने वाला, मेहनती, विश्वासी और अति महत्वाकांक्षी भी होता है। कुंडली में जो कमजोरी होगी या जो कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट या ऐसे सामाजिक प्रभाव या जो बाह्य प्रभाव जिसको कहते हैं ना आधुनिक विचार जो बन रहे हैं कुंडली में, वो बनेंगे मंगल और शनि के कारण, क्योंकि मंगल नीच के हैं और शनि उच्च के हैं। तो मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। इन दोनों ग्रहों का केंद्र में बैठा होना जीवन में, अब जैसे क्या होगा कि या तो व्यक्ति ऑपरेशन करने वाला होगा या तो ऑपरेशन उसके जीवन में कई बार होगा, या वो कई बार ऑपरेशन देखने वाला होता है। तो ऑपरेशन कौन देखता है? डॉक्टर।
ऑपरेशन कौन हैंडल करता है? सेना के अध्यक्ष या सेना में जो ऊंचे पद पे होते हैं, ब्रिगेडियर वगैरह होते हैं ना, मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं। मतलब सेना का जनरल जो आगे होकर के ऑपरेशन को लीड करता है, गुप्त एजेंसियों का मालिक है ना, उसके बाद क्रेशर मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में रहकर काम करने वाला, बहुत सारे नौकर को आदेश देने वाला, ये वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शनि मंगल, सेना का उपाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सेना का जनरल, ब्रिगेडियर, ऐसे ये कौन लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शनि और मंगल का प्रत्यक्ष संबंध एक दूसरे से बन जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों से व्यक्ति को धन कमाते हुए या ऐसे क्षेत्रों में उसकी इच्छा देखी जाती है। तो यहां तक हो गई बात। उच्च के शनि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होने से, मंगल से दृष्ट होने से बहुत तीव्र मेहनती, नवांश चक्र में वो जो शनि है वो वृश्चिक राशि में आकर के पेट का रोग दे रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वही शनि वृश्चिक राशि में बैठ करके पंचम भाव के स्वामी होकर के व्यक्ति के विचारों को प्रैक्टिकल एक व्यू दे रहे हैं। और वो कभी कभी अपने दुश्मनों पर बिफरता भी है, अपने काम करने वाले लोगों पर भी कठोर कार्रवाई करता है, ऐसा भी होगा। लेकिन अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बिल्कुल ही निश्चिंतता के मोड में भी रहता है। उसके ग्रह उसको कभी भी कारोबार के लिए चिंता देने वाले नहीं बनेंगे। तो ये मैंने एक समराइज विश्लेषण किया। दशमांशा चक्र में देखिए 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का व्यय संतुलित है और बुध गुरु से दृष्ट भी हो रहे हैं, तो कारोबार में कभी भी कोई चिंता गुरु, बुध, शुक्र, शनि आदि ग्रह नहीं देने वाले। चतुर्थ भाव में गुरु का बैठना, केंद्र में ही बुध और शुक्र का बैठना, तो पहली बात कि केंद्र में विषम संख्या की राशि बनी लग्न में, और दूसरा कि जन्म कुंडली स्थिर लग्न का बना है। स्थिर लग्न का बने होने के कारण केंद्र में जो बनी राशियां हैं वो स्थिर हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन की जो प्रोग्रेस है वो स्थिरता के साथ धीरे धीरे है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि व्यक्ति बिल्कुल ही टॉप पे चला जाए और फिर धड़ाम से नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। वो सदैव एक स्थिति मेंटेन करेगा, उस पर कुछ दिन रहेगा, फिर अगला स्टेप बढ़ाएगा, फिर उस पर कुछ दिन रहेगा, फिर अगला स्टेप बढ़ाएगा। तो इस तरीके की जो प्रोग्रेस होती है वो आपको बांधती है। आप लगातार धड़ल्ले से ऊपर चढ़े जा रहे हैं तो आपके पांव कमजोर हैं, तो जमा करके जो विकसित होने की बात होती है ना, वो स्थिर लग्न की कुंडली में प्रायः देखने को मिलती है। मतलब उसकी प्रगति बिखरी हुई नहीं है, वो बंधी है मजबूती से। तो ये बात हो गई। अब जरा पंचम भाव में केतु को देखते हैं। अभी मैं ऐसे भावों का विश्लेषण कर देता हूं, पर बाद में और भी ग्रहों से परिचय भी कराऊंगा। तो पंचम भाव में केतु हैं जो सदैव वक्र गति से चलते हैं। मतलब राहु और केतु पीछे की राशि तय करते हैं। अभी धनु में है तो फिर वृश्चिक में जाएंगे, ऐसे इनकी ब्रह्मांड में गति है। तो केतु अगर वक्री हैं और पीछे शनि बैठ गए, इसका अर्थ होगा कि चौथा भाव जो भवन, भूमि, वाहन, घर का होता है, मानसिक सुख का होता है, वो शनि और केतु के कारण कभी कभी भ्रम में जा सकता है। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी शनि और केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर चले तो व्यक्ति का मन, व्यक्ति की निद्रा, व्यक्ति के अनुशासन में कमजोरी आती है। या अभी आराम से बैठे हैं, केतु का मूवमेंट हुआ प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में, कोई ऐसा केस आ गया जब आपको जाना पड़ेगा तो निद्रा भंग हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन फिर भी वो आपका काम है, वो आप कर रहे हैं और वही आपकी पूजा भी है। तो इस तरीके का जो एक होता है कि नहीं, अब चलो मैं निश्चिंत होकर के सो रहा हूं, मैं निश्चिंत होकर के ये काम कर रहा हूं, तो आप कभी भी निश्चिंत नहीं रहेंगे। कारोबार यूं चलता रहेगा, शुक्र बुध के कारण आपके पास धन आता रहे, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, लेकिन जो अपना आराम होता है वो कुंडली में कम है, क्योंकि चतुर्थ वो थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि गुरु बैठे हैं, वो भी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि रोगमयी राशि होती है। यहां पे शनि वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो विचारों में कभी कभी रोग आएगा। यहां छठवें भाव में बैठे हैं तो कई बार पति से वैचारिक छोटे छोटे मतभेद या दूर रहने के को विवश होना पड़ता है। तो ये जो चीज है वो देखने को मिलती है। या घर से दूर रहना भी इसे यहां से जोड़ा जा सकता है कि व्यक्ति रहे कहीं और, पालन पोषण कहीं और रहे और कारोबार उसका कहीं और है। या अगर ये तीनों ही चीजें ठीक हैं तो फिर व्यक्ति का मन कई बार थोड़ा डरा हुआ है, उसको नींद अच्छी लेनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत रखना चाहिए, शांत, ये बात है। नौमांस चक्र के द्वितीय भाव में नीच के मंगल बैठे हैं, जो यहां पे नीच के थे यहां भी नीच के हैं। तो क्या कहा शास्त्र में, व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांसकास्तु। ग्रह वर्गोत्तम हो गया। अगर ग्रह वर्ग उत्तम हो गया तो कुंडली को क्या हो गया, अब एक ही ग्रह, जैसे कहा कि मैं अब अपनी स्थिति बदलूंगा नहीं, मैं हूं, ठीक हूं, अब मुझे यहां से उठाओ मत और मुझे बार बार उठा दो,
मेरी एक स्थिति यहाँ बनी है, फिर मैं कल किसी दूसरी जगह, फिर तीसरे परसों कहीं और, तो ऐसे मेरी ऊर्जा एक जगह संचित नहीं हो पाती है या नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं एक ही जगह बैठ करके इत्मीनान से काम कर रहा हूं और मन किया तब घूमने जा रहा हूं, तब मेरी एनर्जी समुचित अर्थ में मेरे लिए सहयोगी साबित हो जाएगी। तो यहां पे मंगल भले नीच के थे, तो वहां पे नीच के थे लेकिन चंद्रमा के साथ थे, और यहां मंगल नीच के हैं लेकिन गुरु केंद्र में हैं, तो मंगल का दोनों ही जगह नीच भंग हुआ। चलो ठीक है कि नीच भंग हुआ, पर उससे अच्छी बात क्या है कि मंगल ने स्टेटस मेंटेन रखा है, मंगल ने अपने आप में बदलाव नहीं किया है। और जब ग्रह बदलाव नहीं किया है, इसका अर्थ है कि वो आपको आगे बढ़कर परिणाम देने वाला होगा। तो क्या होगा कि मंगल वर्गोत्तम होंगे, अर्थात भाग्य वर्गोत्तम है, भाग्य बलवान हो गया, भाग्येश आपके वर्गोत्तम हो गए ना जी। तो इस कारण से कि जन्म कुंडली में जब मंगल वर्गोत्तम होंगे तो धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम आदि ये सारी चीजें एकदम पेरियोडिकली आगे बढ़ती जाती हैं। यहां पे चंद्रमा और राहु बैठे हैं, इसको समझते हैं। चंद्रमा और राहु पंचम भाव में जो प्रेम का भाव होता है, जहां आप अपने परिवार के साथ इकट्ठा बैठते हैं और छुट्टियां मनाते हैं, या फिर एक साथ ही सब चीज होती है, दिनचर्या शुरू से लेकर के अंतिम तक यहीं रहती है। तो यहां चंद्रमा और राहु के नजदीक आने के कारण कई बार पति को पेट रोग होता है और कई बार प्रेम प्रकट करने में दिक्कत होती है, या कम्युनिकेशन की कमजोरी भी देखने को मिलती है, या कई बार मतभेद गहरा होता जाता है। यह कब होगा? जब चंद्रमा और राहु की दशा या शनि का अंतर आएगा तब। अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, अब उसमें शनि का अंतर आएगा तो हो सकता है कि मतभेद थोड़ा बढ़ा हो, या मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ जाए, चिंताएं बढ़ जाए, एसिडिटी, कब्जियत, पेट से संबंधित समस्या बढ़ जाए। तो ये कब होगा? चंद्रमा, राहु और शनि में, क्योंकि शनि भी वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो ये भी अपनी दशा काल में कई बार रोग दे सकते हैं। विचार करिए, यहां शुक्र और बुध बैठे हैं, तीसरे भाव में उच्च के शनि, यहां पे शुक्र और बुध बैठ गए, जहां के स्वामी सूर्य जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? तो नवांश कुंडली के तीसरे भाव में अगर एक या दो शुभ ग्रह बैठे हों तो ये विवाह को लॉन्जिविटी देते हैं, या विवाह के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। वो कभी भी सामने वाले को छोड़ने में विश्वास नहीं करता, वो पूरा पकड़ना चाहता है, पूरे तरीके से उस विवाह में उसका विश्वास है, दाम्पत्य में वो फोकस रखता है और पूरी तन्मयता से उस विवाह को आगे बढ़ाने में वो काम करता है, और बहुत अच्छा इसे कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि नवम भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो शुक्र, बुध और ये सब जो ग्रह हो गए वो कुंडली के विवाह को आगे बढ़ाने में, भाग्य को आगे बढ़ाने में, धर्म को आगे बढ़ाने में व्यक्ति की रुचि बढ़ा देते हैं। तो ये यहां तक आपकी कुंडली का ये पक्ष रहा। अब ग्रहों की डिग्री से आपका परिचय करा देता हूं। अगर बात ग्रहों की डिग्री की होगी तो सूर्य बैठे हैं 21 अंश पे। जरा विचार करिए, तो सूर्य इस कुंडली के लग्नेश होते हैं, लग्न के अधिपति होकर के सूर्य ही आत्मकारक भी हो गए। नवांश कुंडली में उनकी राशि में ही शुक्र और बुध बैठे हैं। अर्थ ये कहता है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा अंशों के साथ विराजमान हो वो ग्रह आत्मकारक कहा जाता है। और नवांश कुंडली में जहां उसकी राशि बनी है, अगर उस राशि में जो कोई भी ग्रह बैठेगा वो ग्रह भी स्वतः बलवान हो जाता है, वो ग्रह भी आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण और निर्णायक परिणामों को देने वाला होता है। तो यहां शुक्र और बुध स्वतः अच्छे हो गए, मंगल वर्गोत्तम होने के कारण अच्छे हो गए, गुरु यहां चतुर्थ भाव में, यहां भी चतुर्थ भाव में गुरु अच्छे हो गए, क्योंकि भाव से ग्रह यहां भी वर्गोत्तम हो गया। यहां चंद्रमा तुला राशि में ग्रहण में थे, इस वजह से ये कमजोरी पर से परिणाम दे रहे हैं। तो अब इस कुंडली का लग्नेश ही आत्मकारक है। नवांश कुंडली में वो लाभेश होकर के जन्म कुंडली में और लग्न में विराजमान है, जहां के अधिपति स्वतः चतुर्थ स्थान में दिग्बली हो रहे हैं। तो सूर्य, तो गुरु, तो शुक्र, तो बुध, इतने सारे ग्रह आपकी कुंडली के पक्ष में आ गए। तो मंगल, 5 ग्रह। तो सूर्य इस कुंडली के आत्मकारक हो गए। चंद्रमा इस कुंडली में बैठे हैं 11 अंश पे। गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के जीवन में मन, बुद्धि, चित्त को व्यवस्था में रखेंगे। मंगल 2 अंश पे बैठे हैं, सबसे कमजोर पुनर्वसु नक्षत्र में, लेकिन वर्गोत्तम है गुरु से दृष्ट होने के कारण, और शनि मंगल के संपर्क होने के कारण कुंडली में मंगल मजबूती से परिणाम देने वाले ग्रह बनकर उभरेंगे। वर्गोत्तम ग्रह सबसे बलवान होता है। उसके बाद बनते हैं बुध, जो 16 अंश पे बैठे हैं, अमात्य कारक हैं। तो लाभेश और धनेश ही इस कुंडली का
दूसरा प्रमुख ग्रह बन गया। और नवांश कुंडली में वो बुध जन्म कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह के साथ बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन शनि से दृष्ट होने के कारण कभी कभी मतभेद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हालांकि बहुत सामान्य है। पर फिर भी शनि और बुध जो स्थिति बना के बैठेंगे उसमें व्यक्ति को धन और प्रतिष्ठा तो देने वाले होंगे ही होंगे। तो शुक्र में बुध आ जाएं, शुक्र में बुध में शनि आ जाए तो ये व्यक्ति को ये स्टेट तैयार करने में व्यक्ति की मदद करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 7 अंश पे बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, अष्टम और 12वें भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ के बाद चतुर्थ स्थान में बैठकर अष्टम और दशम भाव को देख रहे हैं। दशमेश लग्न में लक्ष्मी संपन्न योग, दशमेश से केंद्र में गुरु, चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु, सूर्य से त्रिकोण में गुरु, मंगल से त्रिकोण में गुरु, शुक्र और बुध से केंद्र में गुरु। तो गुरु के कारण शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा और मंगल सब संतुलित हो गए। जिनके भी बुरे परिणाम थे वो सब गुरु के केंद्र में आ जाने से सब व्यवस्थित हो गए। उसके बाद शुक्रो 10 सहस्राणी, शुक्र लग्न में 10,000 दोषों का समन करते हैं। बुद्धो 10 शतानी च, बुद्ध 1000 दोषों का समन करते हैं। और दूसरा क्या कहा, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्र बृहस्पति, केंद्र में गुरु आ गए तो सभी दोष वैसे ही समाप्त हो गए। तो यहां तक ये बात हो गई। उसके बाद शुक्रदेव जन्म कुंडली में वक्री होके बैठे हैं 15 अंश पे, तो वो थोड़े से डेविएशन के साथ परिणाम करेंगे। इसका अर्थ होगा कि वो कई बार 12वें भाव में भी परिणाम करते हुए देखे जाएंगे। अगर मैं यहाँ से रोक करके और चलित चक्र की बात करता हूँ तो चलित चक्र में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा है, सारे के सारे ग्रह यथावत हैं। ये अच्छी बात होगी कि चलित चक्र में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा है, तो ये कुंडली के प्रोग्रेस को और भी ज़्यादा नियमित करती है। मेघनाथ की कुंडली में सारे ग्रह अच्छे थे, शनि देव ने तिकड़म भिड़ा करके अपनी स्थिति चलित चक्र में 12वें भाव का कर दिया था। इस वजह से मेघनाथ को लक्ष्मण जी के द्वारा मारे जाने का दोष लग गया, या ये कह सकते हैं इसी वजह से वो मरा, नहीं तो नहीं मरते। तो ये शुक्रदेव है। उसके बाद शनिदेव जन्म कुंडली में 5 अंश पे बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में, मंगल से दृष्ट होने के कारण एक तरफा उन्हें बल भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि नक्षत्र का स्वामी, जिस नक्षत्र में शनिदेव बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी अगर जन्म कुंडली में देखे, जैसे मान लीजिए मैं आपके घर में बैठा और आप मुझे निरंतर निहार रहे हैं, तो शनिदेव जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का स्वामी कह रहे मैं तुम पे दृष्टि डाल रहा हूं, तो मैं तुम्हें गड़बड़ नहीं करने दूंगा, या तुम्हारा गड़बड़ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उस नक्षत्र का मालिक हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इस वजह से तुम्हें सुरक्षा मेरी मिल रही है। तो सुरक्षा शनिदेव को मिल रही है। एक तो वो स्वतः उच्च के हैं, एक तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विषम संख्या की राशि बनी, यह और भी अच्छी बात है। ऊपर से एक पापग्रह बैठ गया, ये डबल अच्छी बात हो गई। और तीसरी अच्छी बात कि उस पर एक पापग्रह देख लिए, राहु और मंगल, तो इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे बहुत सारे पापग्रहों के संपर्क के कारण कुंडली का प्रतिफल कई कई गुना बढ़ जाएगा प्रैक्टिकली। राहु 11वें भाव में है, तो 11वें भाव के राहु हैं 0 अंश पे बैठे हैं, थोड़ी गड़बड़ी देंगे। पेट, संतान में कभी कभी कमजोरी, संतति से मतभेद, पति से दूरी, पति से वैचारिक मतभेद, और कुटुंबजनों से कई बार दूरी रहती है। वो आपको तभी तक देखना पसंद करते हैं जब तक आपके पास धन है, जैसे आप उनको देना बंद करेंगे वो भी बंद। तो ऐसी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के ग्रहों का ऐसा प्रभाव है। अब मैं जरा नक्षत्रों से आपका परिचय करा दूं कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और किस तरीके का परिणाम वो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नक्षत्र जिस ग्रह ने जो पकड़ा है उसमें सूर्य आश्लेषा में है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होगा कि सूर्य जब आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो प्रेशर हैंडल करने में व्यक्ति को कई बार थोड़ी दिक्कत होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पे ये विश्वास रखिए कि 85% तक आप प्रेशर को हैंडल करते हैं। जो 15% कभी कभी प्रेशर हैंडल करने में दिक्कत आती है या निर्णय लेने में दिक्कत आती है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो इसी के कारण होता है, आश्लेषा नक्षत्र के कारण। या जहाँ क्रोध करना है वहाँ नहीं करेंगे, जहाँ नहीं करना है कई बार वहाँ क्रोध कर रहे हैं, तो ये सूर्य के कारण हो रहा है। तो ये जो विचारों में या व्यवहार में ये चीज़ उतर रही है सामने से, ये इसी के कारण हो रही है। उसके ठीक पीछे राहु बैठ गए, और चंद्रमा व्यक्ति के समझदार बनाने में व्यक्ति को बड़ी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं पे वो अंधेरे में चले जा रहे हैं। इस वजह से सूर्य के पीछे राहु और चंद्रमा के संग होने के कारण यहाँ कई बार छोटी छोटी गलतियां व्यक्ति से होती हुई देखी जाएंगी। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, एकदम ऊंची दार्शनिकता, जहां वो सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठ करके सबको आदेश देने में लगा है। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ आदेश ही नहीं देता है, अपितु वक्त पड़ने पर दर्री पे बैठ के भी भोजन कर लेता है। सिंहासन पे भी बैठा है और नीचे भी विराजमान है।
है ना। मंगलदेव जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं गुरु से दृष्ट होने के कारण। अब जरा विचार करिए इस कुंडली में दो अच्छी बात क्या है। इस कुंडली में एक अच्छी बात पहले नंबर पे कि शनि जिस नक्षत्र में बैठे थे उस नक्षत्र का मंगल उन्हें देख रहा था, और दूसरी अच्छी बात कि मंगल यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे थे जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वस्तुतः वो भी गुरु मंगल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मंगल ने कहा कि गुरु ने कहा कि मैं मंगल की सुरक्षा कर रहा हूँ, और मंगल ने कहा कि मैं शनि की सुरक्षा कर रहा हूं। तो गुरु, मंगल और शनि इस कुंडली में आपस में एक दूसरे से संपर्क हो जाता है सामान्यतया, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पे है, शनि की दृष्टि मंगल पे है, गुरु की दृष्टि मंगल पे है। तो तीनों ही जो ये त्रिकोणात्मक संबंध बना, शनि की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शनि पे, और गुरु मंगल को देख रहे हैं। मंगल, शनि और गुरु का संबंध जातक को प्रायोगिक निर्णय लेने वाला, वर्तमान और भविष्य दोनों को देखकर सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करने वाला बना देता है ना। दुश्मन को कैसे घेरना है, बाजार में कैसे अपने आप को स्थापित करना है, किस तरीके से मॉड्यूल सेट करना है, ये सारी बातें शनि, मंगल और गुरु, धर्म का लोप न हो, अनुशासन भंग न हो, व्यवहारिकता कमजोर न हो, ब्राह्मण, गुरु, गाय, ग्रंथ, इन सब का जीवन में समावेश होता रहे, इस तरीके के जो विचार बनेंगे वो इन्हीं ग्रहों के कारण बनेंगे। उसके बाद बुध की बात करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, वो व्यक्ति को कई बार व्ययी बनाते हैं। तो व्यक्ति पैसा खर्च करने में सोचता ज़्यादा नहीं है और बचकानी हरकतें थोड़ी बहुत कर लेता है अनुभवों के साथ। देवगुरु बृहस्पति न्याय प्रिय बनाते हैं, अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। तो मैंने बात कही थी शनि, गुरु और मंगल का संबंध बन रहा था, तो गुरु शनि के नक्षत्र में बैठ गए, और वृश्चिक राशि में तो थोड़ा बहुत कफ वगैरह बढ़ता है वृश्चिक राशि के कारण। और गुरु सूर्य को देख रहे हैं तो चरित्रवान, मंगल को देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन, चंद्रमा को देख रहे हैं तो यशस्वी, और अनुराधा नक्षत्र में बैठे होने से पुराणोक्त अध्ययन करने वाला या बहुत अपने क्षेत्र का हमेशा ही अध्ययन में व्यक्ति को शामिल होते देखा जाता है, कहीं से भी वो सीखने को आतुर रहता है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, अपने नक्षत्र का बैठा ग्रह बलवान होता है, इस वजह से वो ऑथेंटिक और श्रेष्ठ परिणाम करने में सफल होता है। शनिदेव चित्रा नक्षत्र में, मैंने बात कही थी, यहाँ वो व्यक्ति को बहुत पराक्रमी, लोगों को आदेश देने वाला, प्रैक्टिकल बिहेवियर को रखने वाला और बहुत ही छोटे छोटे विषयों पे भी मंथन करने वाला होता है। राहुदेव जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, और वो मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल और राहु का कोई संबंध प्रत्यक्ष नहीं है, एक दूसरे से 12वें द्वादश बैठे हैं, तो वहाँ पे कई बार वो चोट चपेट की घटनाएं दे सकते हैं, या थोड़ा बहुत हेडेक कभी कभी राहु देते हैं, या एक्सट्रीम लेवल पे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे व्यक्ति जाना चाहता है, उसके जीवन की गति कभी आज ये कर रहा हूँ तो कल ये कर दूँ, परसों ये कर दूँ, इस तरीके का जो भाव है वो जीवन में इसी राहु के कारण आता है। पंचम भाव में केतु पेट का रोग देते हैं। पंचम भाव के केतु व्यक्ति को पूर्व काल में भी, पूर्व जन्म में भी व्यक्ति मंत्रों का जापक था, गुरु मंत्रों से युक्त था। इस जन्म में भी गुरु के मंत्रों से युक्त हुई, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, गुरु के प्रति श्रद्धा, पेट का ध्यान, भोजन अच्छा हो। पूर्व काल में भी व्यक्ति ने किसी को सुताया नहीं था, अपने पराक्रम पे बैठ करके सारा काम करता था। और सिंह राशि और मिथुन राशि तो तीसरे और पांचवें का संबंध है। यहाँ पे 3 नंबर की राशि लग्न में बनी है, यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे विषम संख्या। इसका अर्थ है कि व्यक्ति पराक्रम का मूलभूत आकार है। ऐसा व्यक्तित्व 100% बहुत अच्छा है। वाणी पे हम थोड़ा बहुत और काम कर सकते हैं। मेहनत हमारी 100% अच्छी है। हम अपने मन को और शांत रख सकते हैं वास्तु देवता की पूजा करके, कुल देवता की पूजा करके। वाणी ठीक है, विवेक अनुभवों से युक्त है। नौकरी और व्यापार दोनों ही किए जा सकते हैं। नौकरी पहले, बाद में व्यापार। कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाना है, नींद अच्छी लेनी है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इसको और भी ज़्यादा ठीक किया जा सकता है। सामाजिकता 100% बहुत अच्छी है, और इस कुंडली की उत्थान की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये कुंडली अपने समस्त लक्ष्यों का निर्धारण भी कर रही है और उसे प्राप्त भी कर रही है। ये कुंडली ऋण में जाएगी तो कष्ट होगा, इस वजह से बहुत बड़े ऋण को लेने से बचना चाहिए। किसी को लेने देने से भी, किसी का धन किसी को दे दिया नहीं, ऐसा कुछ भी काम नहीं। 2 लोगों के बीच में दलाल बनने का काम न करिए, दलाल बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंडली बाकी बहुत अच्छी बन रही है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रत्न के आधार पर इस कुंडली में सूर्य यानी कि माणिक और गुरु अर्थात पुखराज, ये दोनों धारण किए जा सकते हैं। अंक इस कुंडली के लिए 6 और 3 अच्छा है। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है पश्चिम दिशा और उत्तर की दिशा,
ये फ्रंट जिसमें हो वो मकान आप ले सकते हैं। गुरु की दशा में, मंगल की दशा में, शुक्र और बुध की दशा में भवन, भूमि, वाहन में निवेश किया जा सकता है। इसके साथ आभूषण में भी निवेश ये कुंडली कर सकती है। मित्रता धनु और मेष वालों से होगी, शत्रुता ना करें वृष, तुला और मकर वालों से। इसके साथ साथ शुक्र के बाद सूर्य आएंगे जो आपकी कुंडली में व्यापार को वृद्धि में ले जाएंगे। मतलब हम अगर अभी कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसका फल हमें हमारे आने वाली संततियों को और हमारे समय को मिलने वाला है। चंद्रमा तो 100% इस कुंडली में बहुत अच्छे सुख वाले परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, 12वें में बैठे, इस वजह से मोक्ष की गति, और गुरु अष्टम भाव के स्वामी होकर केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति को अधिक बार मोक्ष की प्राप्ति होने का योग कुंडली में वाराह मिहिराचार्य के आधार पर देखने को मिलता है। क्लियर है? केंद्र में गुरु, शुक्र और बुध बैठे हैं, इस वजह से बहुत बड़ी चुनौती कभी भी नहीं आएगी। बहुत बड़ा ऐसा कोई हेडक आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। निरंतरता से इतनी सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। दाम्पत्य में कभी कभी मतभेद दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करना होगा। कभी कभी कठोरता दिखाई दे रही है, हालांकि बहुत समझदारी है। नीच के मंगल के कारण कभी कभी परेशानी होगी। यहाँ शुक्र बुध उसको संभाल रहे हैं, केंद्र में गुरु संभाल रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल व्यय बढ़ा रहे हैं। हमें दूसरों को धन देने लेने से बचना होगा। ये बात मैंने कही थी, किसी के बीच में कोई पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सुरक्षा करनी होगी हमें। सूर्य में राहु 2036 में, अपनी सुरक्षा करनी होगी 2034 में शुक्र में केतु, एक सुरक्षा करनी होगी 2028 के जून से जो 2031 तक चलेगा। मतलब शुक्र में शनि और शनि में जब राहु मंगल आएंगे तब उस समय हमें अपने स्वास्थ्य का या अपने दिनचर्या का ध्यान रखना होगा। क्लियर है? दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार और मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा, रविवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, और नक्षत्र के आधार पर पुष्य नक्षत्र है तो आप चाहें तो अशोक या पीपल के वृक्षों को लगा सकते हैं। रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ, लाल और पीला बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।